कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम लोग लगातार तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तैयारी जो लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन और साथ में जो पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, इस एग्जाम के लिए हम लोग लगातार पूरी आपको नोट्स के साथ में, प्रिपरेशंस के साथ में और साथ में गाइडलाइंस देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है उपलब्धि को गेन करना, और आजकल लोग सलाम उसी को करते हैं जो उपलब्धियों को गेन करता है, उपलब्धियों को अपने पास तक पहुंचा लेता है। वही इंसान आज के डेट में सफल इंसान माना जाता है। तो इसी बात के साथ हम लोग लगातार पीजीटी में सफलता की तैयारी में लगे हुए हैं, और इस सफलता के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि 36 एक से लेकर के 36 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब इसकी कंटिन्यूएशन में हम लोग 37th क्वेश्चन देखते हैं। 12 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 108 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतनी। तो यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वो फार्मूला होता है डेल्टा, अगर यहाँ पर देते हैं तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है x2 और नीचे हो जाता है x1 प्लस x2। ये सिंपल सा फार्मूला होता है यहाँ पर। यानी कि अब यहाँ पर इसे मैं भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ऊपर आता है यहाँ पर। तो अब वो कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ द, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, रेड वाटर है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रख दीजिए, ये वैल्यू 0.1 हो जाती इज इक्वल टू W2। यानी कि ऊपर जो आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अगर मैं रखता हूँ यहाँ तो 12 अपॉन यानी 12 अपॉन एक्स मान लीजिए, और नीचे हो गया 12 अपॉन एक्स प्लस वाटर का 108 डिवाइडेड बाई 118। तो इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और इसका जो कैलकुलेशन होकर के आ रहा है मेरे पास, वो कैलकुलेशन जो है वो 20 ग्राम आ रहा है। अगर आप देखें तो ये आप मान के चलिए कि इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आपका 20 ग्राम आता है तो इसका मतलब हमारे आंसर से वो मैच कर रहा है। When a lead storage battery is discharged, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय क्या सिचुएशन होती है, उस समय आपको पता होना चाहिए कि जो H2SO4 इसमें यूज किया गया है, यानी कि H2SO4 जो 38% का यूज किया गया, वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि वो कंज्यूम हो जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा, डिस्चार्ज हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई, यानी कंज्यूम्ड हो गया है पूरी तरीके से। इसीलिए बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। Half-life of the hypothetical reaction is found to be inversely proportional to the cube of initial concentration. The order of reaction is, तो अगर क्यूब पर जाता है तो इसका मतलब है 3 टाइम्स हो जाता है, और जैसे ही वो 3 टाइम्स होगा तो आपका मीनिंग निकल के आया कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कौन सा जाना चाहिए। तो भाई अगर आपका 3 टाइम्स कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे बोलूं तो ये फोर्थ ऑर्डर तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर मैं निकाल के भी देता हूँ। द हाफ लाइफ ऑफ द फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यानी क्यूब का मतलब हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन का 3rd टाइम हो गया, तो क्यूब का मतलब ये 3 टाइम्स हो गया। तो सेकंड आंसर इसका आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 3rd आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन का आंसर आप 3 लगाइएगा। तो उसके बाद द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, और ये टेम्परेचर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ली गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की जो वैल्यू है वो 39.3 दे रखी है। टेम्परेचर आपका दिया है 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जो दिया हुआ है, जेड की वैल्यू जो देखिए 1.11 इंटू 10⁻11 दे रखी है। तो हाफ लाइफ पीरियड इसका क्या होना चाहिए, तो मुझे पहले यहाँ से के निकालना पड़ेगा, के। और के निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए के इज इक्वल टू होता है ए ई अपॉन ई अपॉन आर टी लगा दीजिएगा, या फिर जहाँ जेड ई लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो के इज इक्वल टू जेड ई, तो जेड आपको दिया हुआ है
ये अपॉन आर टी लगाइएगा। जब यहाँ पर के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो फार्मूला लगा देना टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के लगा करके इसे सॉल्व कर दीजिएगा। जो आंसर मेरे पास में लिखा हुआ है वो आंसर आपका 1.68 लिखा हुआ है आर्स, तो इसे आप कैलकुलेट करिए। सेकंड है, इसे आर्स में कैलकुलेट कन्वर्ट करिएगा तो निकालिएगा आंसर। तो चेक करके आप बताइएगा कि आंसर एक्यूरेट है या फिर कोई वेरिएशन है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। A solution of the sodium sulfate in water is electrolyzed. The solution of the sodium sulfate in water is electrolyzed using inert electrode. ठीक है, सोडियम सल्फेट को इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ में यूज किया। द प्रोड्यूसेस एट द कैथोड एनोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको बताएगा कि उस समय सोडियम डिपॉजिट नहीं होता जब एक्वस सॉल्यूशन का करते हैं, चाहे सोडियम क्लोराइड हो चाहे सोडियम सल्फेट हो, तो पर हाइड्रोजन गैस होती है, दूसरे पर ऑक्सीजन बन जाती है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पर सोडियम सल्फेट की बात हो रही, तो सल्फेट में आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन पहले जाकर के डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होने का मतलब O2 बनेगा। तो आंसर नंबर 1 पर टिक करिएगा। फॉर रिएक्शन दे रखी है C+O2, एरो लगाइए, CO2 बनाया, 2Zn+O2 2ZnO, और आपको ये वैल्यू बना दी। कार्बन कैन ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ कार्बन कर क्या रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसी से आ रही, कार्बन ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक को, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर आपकी +2 आ जा रही, तो ये ऑक्सीडाइज किया जा रहा है जिंक के द्वारा, तो यहाँ मान कार्बन के द्वारा, तो यहाँ पर कार्बन एक ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि CO2 बन रहा है, CO2 ही इसको ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रही है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 43 क्वेश्चन चल लेते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, ये क्या चेंज करता है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D are given below. Which of the following is the correct order of the increasing tendency to gain इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे बढ़िया गेन करने वाला ये डी होना चाहिए। नंबर 1 पे डी आएगा, और नंबर 2 पे आपका ये वाला एलिमेंट बी आएगा। तो डी के बाद में सबसे नंबर 1 पे डी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर आंसर चेक कर लेते हैं तो डी है फिर बी है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर चेक हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पर सही जाना चाहिए। पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉलिड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो ये एक्चुअल में दोनों की स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट है, और लाइक डिसॉल्व लाइक ही कंसेप्ट माना जाता है। तो मतलब 45 में क्या है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, और जो है वो इसका दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 45 का फिर क्या होना चाहिए, बोथ A and R करेक्ट, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका जाना चाहिए। 45 का फर्स्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद चलिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। which one of the following orders present the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxide? तो यहाँ पर मैं बात ये करना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर 46 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 46 में नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक के हिसाब सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक है Na2O हो, Al2 K2 बीच में नहीं आ सकता, कट गया, यानी बेसिक सबसे ज्यादा भाई K2O ही होगा, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो KOH का मतलब वो K2 फिर Na2 फिर MgO फिर Al2, यानी पहला आंसर इसमें आपको ठीक करके लगाना पड़ेगा, पहला आंसर ही इसमें एग्जैक्ट आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग और रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑटो रिडक्शन। तो ऑटो रिडक्शन कहाँ होता है, कॉपर की मेटलर्जी में होता है। कॉपर की मेटलर्जी में क्या होता है कि वहां पर Cu2O जो है वो Cu2S दोनों से रिएक्शन करके कॉपर बनाता है, ब्लिस्टर कॉपर जो मिलता था वही कंडीशन पे, यानी 47 वाले का अगर मैं आंसर देखना चाहता हूं तो फिर मुझे एक ही क्वेश्चन दिखाई देती, Cu2O प्लस हाफ Cu2S इज इक्वल टू 3Cu प्लस हाफ O2, या 2 से मल्टीप्लाई करके इसे आप 6Cu भी बना सकते हो। दोनों कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मिनरल Al2O3.2H2, कौन सा प्रोसेस में यूज होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बेनिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी वहां से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना रहता है। और ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडी प्रोसेस Al2O3
which one of the following benefaction process used for the minerals Al2O3, यानी बॉक्साइट है, बॉक्साइट में हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन नहीं यूज कर सकते हैं, लिकेशन नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब ब्रॉथ लीचिंग यूज करेंगे। लीचिंग का मतलब होता है किसी भी मिनरल को प्यूरिफाई करने के लिए अगर केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसे हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड मेथड हम लोगों को 42 का यूज करना चाहिए, यानी कि सेकंड प्रोसेस यहाँ पर यूज होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग द मेटल विद HCl आयन, द मेटल इज रिकवर्ड बाय, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तभी मेटल रिकवर होता है। तो यहाँ मैं अगर चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स है। वेरी गुड, जिंक से ही हम लोग रिप्लेस करते हैं तभी पॉसिबल होता है यहाँ पर। तो ये आपने नोटिस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड हाइड्राइड है? तो आपको ये तो क्वेश्चन बिल्कुल फिट है और पैट है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो आप समझते होंगे भाई B2S6 इलेक्ट्रॉन की जहां पर पूरी बैलेंस, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से यूज नहीं, यहाँ डेफिशिएंसी है, यहाँ एफिशिएंसी है, यहाँ भी एफिशिएंसी है, और यहाँ बैलेंस्ड है यानी कि लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, तो मुझे लगता है कि B2 बोरॉन डाइहाइड्राइड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रिसाइज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 50 का मुझे फर्स्ट लगाना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे मीथेन को ही बताएंगे, लेकिन ना मुझे लगता ये है, बाकी आप चेक करके मुझे बताएंगे। 51 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 51 में आंसर क्या होगा वो भी आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा कि 51 वाले में आंसर क्या आना चाहिए। देखिए क्या आएगा, द ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन वाटर इन गैस फेज कितना होना चाहिए, H2O2 सॉरी वाटर नहीं, H2O2 जो गैस फेज में होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका बॉन्ड एंगल जो 51 वाले का होगा वो शायद 100 से कम होता है, और 100 से कम केवल एक ही गिनती लिखी है 94.5 यानी कि 94.8 यही लिखी हुई है, यही 100 से कम, मुझे 100 से कम याद है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार चेक करिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस लिए यूज किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम जब यूज करते हैं तो उसका यूज सबसे बेस्ट होता है कि रिड्यूसिंग रिडक्टेंट की तरह यूज करता है, एसिड की ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह, तो मतलब ऑल पे आंसर लगा लीजिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 26, आयरन कहलाता है, और आयरन जो होता है फेरो मैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है? आपको खूब पता है कि आयरन जो होता है वो फेरो मैग्नेटिक में यूज किया जाता है, 26 आयरन फेरो मैग्नेटिक में यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, रगड़ते रहिए इसे। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एक्सेस ऑफ द Ki इन द सॉल्यूशन ऑफ HgCl2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूँ और बताना आपको चाहूँ तो ये भी बता दूंगा कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द Ki, नेचुरल रिएजेंट बनता है, नेचुरल रिएजेंट कलर लेस होता है, जब उसको अमोनिया में डालते हैं तो वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ट्रांजिशन सीरीज आर लिस्टेड बिलो, दे रखे हैं मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन और क्रोमियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूछ रहा है विच वन ऑफ द एक्सपेक्टेड टू हैव द हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैंगनीज का सॉरी कोबाल्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मैंगनीज का ज्यादा होता है। अभी चेक कर लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, और मैग्नेटिक यानी कि Fe ट्राई पॉजिटिव से Fe डाई पॉजिटिव में जाना चाह रहा है, तो Fe ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में अगर जाता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे हिसाब से जो आना चाहिए कोबाल्ट का ही आएगा, 27 का आएगा। आप एक बार चेक करिएगा, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है, तो मुझे लगता है 27 ही लास्ट में आ रहा है, उसी का हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आना चाहिए, चेक भी कर लीजिएगा एक बार। अमोनिया विल नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, अमोनिया किसी इनमें से किसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है? तो अमोनिया मैंने लेड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हुए देखा है, इसके साथ देखा है, इसके साथ देखा है, लेकिन लेड के साथ में अमोनिया कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है। ध्यान दीजिएगा, वहां लेड में इनर्ट पेयर भी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इधर पूरे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से चलते रहिएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं 57 क्वेश्चन पर, द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स द क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है? तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स वीक फील्ड लिगेंड है, जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग ही चीज आपको रखनी है। तो वीक फील्ड लिगेंड वाटर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, यानी कि 3 हो गया, 3 का मतलब ये कि यानी 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 57 का जो आंसर आना चाहिए वो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं क्रोमियम।
द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो डी इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव हो गया, क्रोमियम का होता है 3d5 4s 3d5 4s 1 होता है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव लग गए, ये 3 पॉजिटिव लग गए तो एक ये चला गया, और वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, पेयरिंग कराएगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 में से भी 2 चले गए, तो यहाँ 3 ही बचे, यानी कि आंसर नंबर ये आना चाहिए सेकंड वाला, है ना। क्रोमियम 24 है ना, 24 3d5 4s1, ठीक है। द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर ए कॉम्प्लेक्स, इसके लिए कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो जनाब आपको मैं बताना चाहूंगा 58 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 58, और इसके टोटल एक, भाई आपने देखा होगा 3 वाले में जब चल रहा है तो एक तरफ से 3 इस तरफ लगेंगे, इस तरफ, यानी कि ये 2 ही आइसोमर बनाएगा, और 2 में 2 कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगा, ट्रांस होगा, तो यहाँ फेसियल मेरिडोनियल वाली कंडीशन भी आ सकती है, क्योंकि 3-3 के, लेकिन 3-3 की कंडीशन ऐसी लगी नहीं, वैसे फेसियल और एफएसी और एमईआर ही, वही फेसियल मेरिडोनियल ही बनेगा। फार्मूला द टीयर गैस का फार्मूला क्लोरोपिक्रिन होता है, यानी कि CCl3NO2 को हम लोग क्लोरोपिक्रिन के नाम से जानते हैं। 60 वाले क्वेश्चन में चल लेते हैं। 60 वाला कह रहा है इंफॉर्मेशन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेन्स नेटवर्क ऑफ द सेम सब मैक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, इसमें पोर्स होते हैं, तो आप जानिए कि इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो होल्स तो नहीं होते हैं, मैं सेम सब मैक्रोस्कोपिक होल्स नहीं होते, गलत है स्टेटमेंट ये, है ना, स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस सीट ऑफ द फिल्म्स, यानी कि ठीक है, ये तो बात सही है, कंटिन्यूअस सीट ऑफ फिल्म्स होती है। अभी इसे देख लेते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द होल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, तो ये भी रॉन्ग है, तो केवल मुझे एक ही करेक्ट दिखाई दे रहा, तो ओनली 2 पे लगा दूं, कैन नॉट पास हो जाते हैं ना, तो ठीक है, तो ये ही होगा सेकंड। 61 देखिएगा इसके बाद, the sodium salt on treatment with MgCl2 gives white precipitate on heating. The anion of the sodium salt, the anion of the sodium salt लिखा है, क्या लिखा है, the anion तो नहीं है, sodium salt is, अच्छा anion ही लिखा, गलत लिख गया है, a sodium salt on treatment with MgCl2 होगा, gives white precipitate, जब white precipitate दे रहा है तो anion of the sodium salt क्या होना चाहिए, तो भाई साहब आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर MgCl2 को सोडियम salt on treatment gives the precipitate on heating the anion of the sodium salt, तो सोडियम Na2SO4 अगर बनाता हूँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है the sodium salt on treatment with MgCl2, तो यानी कि अगर MgCl2 को ट्रीट करूंगा तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा क्लोरीन कार्बोनेट को ही, तो मेरे हिसाब से कार्बोनेट आना चाहिए, फिर भी आप इसे चेक करिएगा, थोड़ा सा डाउट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सल्फेट भी पॉसिबल, नाइट्रेट और ये तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है, लेकिन सल्फेट पे शक लग रहा है, तो सल्फेट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, कौन इसमें यूज होता है, तो 62 का मुझे लगना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में स्लेग लाइम, क्विक लाइम नहीं होते, लाइमस्टोन नहीं होता, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, तभी Na2CO3 बनता है, यानी कि NaOH होगा इसमें, डेफिनेटली होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन S8 S2 S2 एंड S2 सभी में निकालना है, तो S8 के अंदर तो 0 आ जाता है, तो 0 दो जगह दे रखा है, S2 F2 में जो है वो आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इधर जाएगा तो +1 आएगा, तो +1, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 63 वाले का जो आंसर आना चाहिए वो पहला ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेट बैठ रहे हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है, द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस रिएक्शन इज, इन करेक्ट कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बैलेंस रिएक्शन के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ 64 वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, तो 64 वाले क्वेश्चन में MnO4 में यानी द करेक्ट कोफिशिएंट क्या लाऊं मैं, यहाँ पर CO4 है ऑक्सीलेट, 10 CO2 निकलते हैं, 10 CO2 मतलब 5 हो गए, तो 5 ऑक्सीलेट आयन केवल 2 में दे रखे हैं, ठीक है, और 5 दे रखा 16, तो यानी आंसर नंबर 1 लगा लीजिए, 8 H2SO4 इसमें यूज होते हैं, तो फिर फर्स्ट वाला ही सही हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, इसमें से कौन सा कायरल हो रहा है, तो कायरल की कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि कायरल के अंदर जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन चेयर फॉर्म में होती, बोट फॉर्म में नहीं हो सकती, एक ही फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर सामने ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर थर्ड पे चलेगा, ये थर्ड के अकॉर्डिंग चलिएगा,
इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं 66 वाले पे। इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम इंपेरिकल फार्मूला, अगर दो कंपाउंड सेम इंपेरिकल फार्मूला रखते हैं बट द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे मस्ट हैव, उनके अंदर कौन दे मस्ट हैव कौन नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। दे मस्ट हैव सॉरी रखता है। इफ टू कंपाउंड्स ऑफ द सेम इंपेरिकल फार्मूला बट डिफर मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे मस्ट हैव डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन, different molecular weight, some same viscosity, same vapor density। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो सकता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इन दोनों में बचा है डिफरेंट मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूलर वेट होगा तभी n का नंबर वेरी करेगा, जब n का नंबर वेरी करेगा फार्मूला मस्ट, if two compounds have the same empirical formula but differ in molecular formula, they must have different molecular weights। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इंपेरिकल फार्मूला सेम आ जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज द एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, इसमें कौन एंटीपायरेटिक कौन एनाल्जेसिक है, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 67 में दोनों का काम एस्पिरिन करती है, एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। क्लोरामीन टी इज यूज एज, क्लोरामीन टी किसकी तरह, तो क्लोरामीन टी है जो वो आपका एक तरीके का एंटीसेप्टिक माना जाता है क्लोरामीन टी। तो यहाँ पर अगर मेरा जवाब सुनना चाहेंगे तो क्लोरामीन टी को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको हम लोग एंटीसेप्टिक लगाएं तो 68 वाले में ज्यादा बेटर रहेगा। डिसइंफेक्टेंट तो एंटीसेप्टिक होते ही है लेकिन ये टिश्यूज को भी हार्म नहीं करता है, तो मतलब क्लोरामीन टी मुझे लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते थे सब्सटेंसेस यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ये एंटी पैरेटिक्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने वाले ही सब्सटेंस एंटी पैरेटिक कहलाते हैं, बुखार को भी कम करते हैं। द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही इनके स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन करता है, समझाता है। टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट टाटोमेराइज, टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो टाटोमराइज नहीं किए जा सकते हैं। क्यों टाटोमराइज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन की बात करो, टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड अगर देखोगे आप तो उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो टाटोमर्स कैसे होगी, टाटोमराइजेशन में मूवमेंट ही हाइड्रोजन का होता है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर सेकंड वाले पे लगाइएगा, 72 वाले पे चले आइए। 72 वाले पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो 4Q + Q इज इक्वल टू दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ऐसे क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा पढ़िएगा, इसे आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए और आंसर को भेजिएगा। वैसे आप लोग आंसर नहीं भेजते, मुझे पता है, मजा ले रहे हो फ्री फंड में, है ना, क्योंकि आंसर भेजने में तकलीफ होती, दर्द होता है, लेकिन हाँ वीडियो जरूर देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर मत भेजिए कोई बात नहीं, लेकिन देखिए जरूर। The compound which on reaction with aqueous nitrous acid at low temperature produces an oily नाइट्रोसोएमीन, तो कौन सा ऑयली नाइट्रोसोएमीन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि जो डाइमिथाइलएमीन होता है वही ऑयली होता है, क्योंकि बाकी जितने मॉलिक्यूलर मास बढ़ाइए उतना विस्कस नेचर एनिलीन तो मैंने देखा हुआ नहीं होता, तो यहीं पर लगाइए, फर्स्ट वाला आंसर इसमें लगा दीजिए। अमंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो आपका सेकेंडरी वाला होगा, यानी कि 74 वाले का फिर मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा, ये सेकेंडरी है, ये बाकी नहीं है इसमें। उसका रिड्यूसिंग ऑफ द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeNaCl, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeNaCl कौन सा हो सकता है, तो 75 वाले क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान देता हूँ तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग Fe और HCl, तो हमेशा नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर जाना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, प्राइमरी भी होना चाहिए। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी देखते हैं भाई, कहाँ तक पहुंच पाए अभी तक। चलिए आज पूरे कर लेते हैं क्वेश्चन, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। 76 में टर्सरी एमीन इज ऑब्टेन्ड, टर्सरी एमीन इज ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, किसमें मिलेगा टर्सरी एमीन, तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि 76 वाले में टर्सरी एमीन जो है इसको 2 बार कराया तो दोनों ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो मतलब पहले ही वाला लगा लो। इन द ल्यूकास टेस्ट ऑफ द एल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट अगर मैं एल्कोहल को करता हूँ तो अपीयरेंस ऑफ द क्लाउडीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो क्लोराइड बनते हैं, तो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड, एसिड नहीं बनते, एल्काइल क्लोराइड बनते हैं, 4th होगा। फिनॉल अगर NaOH से रिएक्शन करता है तो ONA आ जाएगा, फिर CO2, यानी कि इसमें
पहले बनेगा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड को, जब सैलिसिलिक एसिड को आपने तो मेरे हिसाब से एस्पिरिन बन जाना चाहिए। तो यानी 78 वाले क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एस्पिरिन ही एग्जैक्ट लगता है। ये रिएक्शन आपने 12th क्लास में पढ़ते पढ़ाते दोनों काम करते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन कंडेंसेशन विद द एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कंडेंसेशन कराओ और एरोमेटिक मिल जाए तो इससे तो भैया एरोमेटिक नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये भी पता है कंडेंसेशन अगर मैं इसका कराता हूँ तो अगर बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड करा देता हूँ तो एल्कोहल कंडेंसेशन तो हुआ नहीं। फिलहाल तो यही कंपाउंड हो सकता है, उसका कारण और तो कहीं पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यही मतलब एक आप बेंजल्डिहाइड ले लो, एक फॉर्मेल्डिहाइड, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करा दो तो संभावना बन सकती है। लेकिन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड ऑन कंडेंसेशन गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक, तो ये तो एरोमेटिक नहीं, इन्हीं में से कोई यूज करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करूं, वो भी एसीटोन को यूज करूं, तो एसीटोन से मेसिटाइलिन बनाया जा सकता है। तो यानी कि मैं इस थर्ड वाले को ही प्रेफरेंस फिर दूंगा। 80 पे आइए। द क्लोरीन एटम इन द क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। द क्लोरीन एटम इन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है जो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंस ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंस होता रहता है ओवर द, यही है बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है, इसलिए ऑर्थो पैरा माना जाता है। क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केओएच, क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन की जाती है। तो क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केओएच से जब रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम एसीटेट तो बनेगा नहीं, पोटेशियम क्लोराइड कोई चांस नहीं, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। ध्यान दीजिए, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है तभी आगे रिएक्शन प्रोसीड होती। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। उसके बाद चल लेते हैं 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन ऑन बॉइलिंग विद एक्वस केओएच। 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन ऑन बॉइलिंग विद एक्वस केओएच, तो दोनों क्लोरीन उड़ा दी, फिर वाटर उड़ा दीजिए, यानी कि 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ मैं क्या करूँ, CH2 और यहाँ CH3, 2,2 डाई क्लोरो हो गया और ब्यूटेन भी हो गया। बॉइलिंग एक्वस केओएच, तो OH यहाँ दोनों आएंगे और जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो यानी OH में से एक OH और एक H निकलेगा, तो यानी कि ये तो अजीब सा कंपाउंड बना जनाब। तो ये पॉसिबिलिटी 82 वाले की क्या हो सकती है, ये तो ठीक है, कीटोन बन सकता है क्या, देखा, अच्छा बैलेंसी 1 2 3 4 ये नहीं आएगा, ठीक है, कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर ब्यूटेनोन आप बनाइएगा। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू, किसकी वजह से है, तो 83 की अगर मैं बात करता हूँ तो 83 क्वेश्चंस में, यानी कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाते हैं और स्टेबल कार्बोनियम आयन की वजह से ही ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है। तो यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा। Among the following the most reactive towards the alcoholic KOH, alcoholic KOH के साथ में बहुत आसानी से कौन सा कंपाउंड इसमें से रिएक्शन करेगा, तो अगर मैं अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक ही अल्फा बीटा, ये दो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में भी परफेक्ट रिएक्शन यही हो सकती है। फोर्थ वाली लगाइएगा, यहाँ पर दोनों ही वैसे बीटा चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव की बात कर रहा है तो मोस्ट रिएक्टिव में फिर फोर्थ आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द जियोलाइट, ये वाले क्वेश्चन तो आपके लिए मैंने छोड़ रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में आंसर मुझे भेजिएगा। जेटिज्म 5 जियोलाइट होता ही है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं। 85 वाले में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाला मिला लेते हैं। चलिए, जियोलाइट आर नॉट फाउंड इन नेचर, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये करेक्ट नहीं। कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द पोर्स, ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है, यानी सेकंड वाला ठीक है स्टेटमेंट, थर्ड गलत हो गया। दे आर माइक्रोस, ये भी ठीक है। तो 1 2 और 4, 1 2 4 यानी थर्ड ऑप्शन लगा ली। चलिए, मैंने कर दिया, अब आप बाद में देखिएगा। इसके बाद आइए 93 वाले पे। 93 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, तो ये भी पोलर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये सब बैलेंस्ड है, तो पोलर की चांस नहीं है। लेकिन IF5 पोलर हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि आयोडीन उसके पेंटागोनल कंडीशन में रहेगा, इसलिए एक पॉसिबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूल पोलर हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन शेप, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन सा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर आप देखो 92 वाले का,
तो मुझे लगता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर मैं बना के भी देख लेता हूँ तो यहाँ पर यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइंगुलर ये हो गया, ट्राइगोनल ये हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल हो गया, और ये आपका बाइपिरामिडल हो गया। तो यहाँ पर ओ ओ ओ और यहाँ पर एफ एफ, ठीक है। फिर इसको लगाइए आप, ये तो टी से स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये पिरामिडल है, ठीक है, वही है ना। यही पॉसिबिलिटी है। अब गैस डीकलराइजेस द अल्कालाइन केमोनोफोर बट डज नॉट, तो ये इथाइलिन गैस का एग्जांपल माना जाता है, यानी सेकंड वाले पे टिक करिएगा। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। तो ये कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग का काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, यहाँ से चेक करिए सिमेट्रिकल है, इसमें भी सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, सेम साइड में है, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो इसे तो आप काट दीजिए। इसमें भी वही कंडीशन है, हाइड्रोजन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट चला गया, यहाँ हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में आ गए, तो इसका मतलब फिर ये भी आंसर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है इसी कंडीशन को अगर बिलोंग करो, सॉरी ये दोनों अपोजिट साइड में है, ये सेम साइड में नहीं अपोजिट साइड में इसी के स्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से 90 का 1 ये एग्जैक्ट जाना चाहिए, फिर भी आप एक बार इस पे देखिएगा, समझिएगा। इसके बाद मैच द कॉलम करना है, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या चीज है? तो होमोजीनियस सिस्टम होता है, तो ए का फर्स्ट लगा लीजिए। कोलॉइड्स जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर मान लीजिए। सस्पेंशन कोलॉइडल सॉल्यूशन मिक्सचर सस्पेंशन प्रोटीन क्या हो सकता है? तो एबीसी लाइन से हैं, एबीसी 1 2 3, यानी कि 89 वाले का आंसर जो है क्या ये हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है ए का तो फर्स्ट सही है, लेकिन ये अपोजिट होना चाहिए। सस्पेंशन जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर होता है, थोड़ा सा डाउट है, हो गया मुझे, कोई बात नहीं। आप यहाँ सस्पेंशन को मिक्सचर में लगाइए, इसको यहाँ लाइए, तो आंसर नंबर फिर सेकंड जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो सेकंड ही है। 88 वाला क्वेश्चन, which of the following would not give the 2-phenylbutadiene as a major product in Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction की अगर मैं बात करता हूँ तो Friedel-Crafts reaction में कौन सा इसमें 2 क्या कह रहा है कि would not give 2-phenylbutadiene as a major product, 2-phenylbutadiene जिसमें मेजर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है, तो यानी ब्यूटेनॉइल क्लोराइड में नहीं मिलेगा, इसमें हटाइए। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन टिक करिए। The maximum number of the isomer of the alkene with the molecular formula C4H8, अगर C4H8 का देखता हूँ तो एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, तो 87 वाले में सिस और ट्रांस 2 बन गए, यानी कि C4H8 की बात करता हूँ तो यहाँ पर CH3 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, H हो गया, यहाँ CH3, तो एक सिस बनेगा और दूसरा आपका ट्रांस बनेगा। तो मतलब तात्पर्य तो फिर यही हुआ कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द एल्कीन, तो 2 तो यही हो गए। और क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली CH3 डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, यहाँ पर H हो गया, नहीं पॉसिबिलिटी लग मुझे 2 ही लग रहा है, फिर भी आप एक बार चेक करिएगा। और क्या नहीं, साइक्लो वाले कंपाउंड पॉसिबल है, तो 3 एक और बन जाएगा फिर, तो टोटल फिर हिसाब से 4 बन रहा है, तो यानी टोटल पूछा है तो 4 ही लगाए, ज्योमेट्रिकल पूछता तो 2 ही लगते इसमें, टोटल में 4 आएगा। टोटल में पॉसिबिलिटी है कि 4 आइसोमर बन सकते हैं, संभावनाएं है ना। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव द ब्लू कलर इन द लेसिग्ने, लेसिग्ने टेस्ट में ब्लू कलर कौन सा कंपाउंड नहीं देता है? तो लेसिग्ने टेस्ट में ब्लू कलर कंपाउंड हाइड्रोजन नहीं देगा, बाकी सब कंपाउंड दे देंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी आपको मैं करा दे रहा हूँ, और इसकी आप आंसर शीट भी साथ में ले लीजिएगा। 94 वाले में, चलिए 94 इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन का बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंड करिएगा आंसर, और आंसर सीट भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, इनमें एक आधा आंसर हो सकता है सेट ना हो, तो फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए, और इन क्वेश्चंस पे अपना व्यू जरूर रखिएगा इनबॉक्स में जाकर के। केवल क्वेश्चन करने से भला नहीं होता, प्रसाद आपको लेना पड़ेगा, यानी आपको बहुत सारे कमेंट दे करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना जरूर पड़ेगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इसको क्वेश्चन को रिवाइज करिए, पढ़िए, मेहनत करते रहिए, और हमारे क्लासेस को अगर ज्वाइन करना है तो 1 जनवरी से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं, और 1 जनवरी से मात्र 20 रुपीज पर डे
के हिसाब से क्लासेस है, यानी कि आपको पूरा पैकेज केंद्रीय विद्यालय का केबीएस का न्यू वीडियोस के साथ में, न्यू मैटर के साथ में, प्लस साथ में न्यू क्वेश्चंस के साथ में मिलेगा, है ना। तो हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करके और अपने साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को इन क्वेश्चंस के पीजीटी तैयारी के लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू, गुड डे।